Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज़ में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज़ आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हेलो। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. एवरीवन इज देयर नो? या तो आप लोगों का पोर्शन लास्ट टाइम लाइसोसोम्स तक हमने किया था, सेल ऑर्गेनल्स। वी कंटिन्यू विथ एंड टुडे वी विल स्टार्ट विथ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मींस फूड वैक्यूल्स ऑफ द सेल। तो these vacuoles they also have membranes. इन वैक्यूल्स के बाउंड्री में मेम्ब्रेन है। इट इज नॉट वेरी रिजिड, इट इज अगेन पोरस इसलिए कि उसमें से भी ट्रांसफर इन एंड आउट ऑफ द वैक्यूल्स हो सके। अब डिफरेंस ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल के साथ हम ये जो भी ऑर्गेनल्स है कर रहे हैं कि प्लांट सेल्स में कौन से ऑर्गेनल्स का कितना फंक्शन है या कॉमन फंक्शंस उनके आपस में क्या है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग ऑर्गेनल है प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स बड़े होते हैं, दे आर लार्ज इनफ and they occupy 50% to 90% sometimes of the cell volume. And for animal cells, they are tiny, small, might be there, sometimes very tiny, not really visible, because वहाँ इनका उतना फंक्शन नहीं है। वैक्यूल्स का फंक्शन प्लांट में फिर इसलिए भी है कि मैंने जैसे आपको बताया, they have to sustain and keep most of the things inside. Also, they have waste products also inside them which are to be thrown out. तो इन दोनों ही चीजों के हिसाब से उनके वैक्यूल्स बड़े रहते हैं, प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स लार्ज रहते हैं। ओके, दे माइट बी कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। अगर एक्टिव हैं तो कॉन्ट्रैक्टाइल रहेंगे, जब बड़े हैं और अभी उनका कोई एक्टिविटी नहीं है उसमें तो दे विल बी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है। These vacuoles, they have inside them cell sap. Cell sap contains water, iron, sugar along with this waste products as well. तो इनका फंक्शन जो है हम एक बार फिर देख लेते हैं कि they basically store various substances including all waste products also, और इस वजह से भी बिकॉज उनके अंदर भी वाटर कंटेंट रहता है तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर कि अंदर बाहर सेल के अपने वैक्यूल के उनको जो भी ट्रांसफर इन एंड आउट करना है उसके हिसाब से उनकी भी इक्विलिब्रियम सेल के अंदर मेंटेन रहती है ताकि वो अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखे टिल द सेल इज अलाइव। दे स्टोर फूड पार्टिकल्स इन अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वी नो। उसका सेल मतलब एक ही सेल है, वो एक ही सेल में अगर वो फूड भी लेके एनगल्फ करके जो वैक्यूल बना करके उसको डाइजेस्ट करते रहता है वो सेल के बराबर ही वो वैक्यूल हो जाता है बिकॉज इट इज सो टाइनी, इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और इन सब की वजह से जो है वैक्यूल प्लांट के लिए ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है कि इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मीन्स ठोसपना। अगर सेल की बल्बिंग, स्वेलिंग, हेल्दीनेस दिख रही है तो इट इज मोस्टली ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूल ऑल्सो। ओके, यहाँ तक समझ में आया? हेलो? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन? Nope. No, ma'am. नेक्स्ट वी गो टू इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, पावर हाउस यानी एनर्जी प्रोवाइडिंग ऑर्गन ऑफ द सेल। जो सेल हम पढ़ रहे हैं उनके सबके ऑर्गन्स हम पढ़ रहे हैं तो फिर से एक बार एक रिविजन है ये कि जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर इसको एक बड़ा सेल समझो तो इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वैसे ही बिल्कुल उसी प्रकार के एक सेल जो बेसिक यूनिट हम बोलते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके अंदर भी ऐसे ही ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी का मतलब एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज अ एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड बाय एवरी सेल ऑफ अ बॉडी to get energized to perform its own activity
You require energy, because if there is no energy, there is no capability or no ability to do work, right? तो ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है, और माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल लेयर. इसका बाहरी जो लेयर है ना, ये आउटर बाउंड्री इज कंटिन्यूअस एंड स्मूथ एज वेल एज पोरस. ओके, इंटरनल बाउंड्री जो है इट इज हैविंग इंडेंटेशंस, जस्ट लाइक कि कोई शेल्फ बना हुआ हो किसी तरह का, बट वो इस तरह से है कि अगर इसको आप खोल करके चाहो स्ट्रेच करना तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा. इसके अंदर जो ये इतना सारा इंडेंटेशंस क्यों है, कि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है. इसकी सरफेस एरिया ज्यादा होने से सेल को क्या लाभ है या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या लाभ है? तो ये जो टाइनी बॉल्स है ना, अगेन दीज आर राइबोसोम्स. और ये राइबोसोम्स जो है, सॉरी दीज ग्रीन बॉल्स ना, दे आर राइबोसोम्स. ये राइबोसोम्स जितना लगे रहेंगे उन पे, उतना ही एनर्जी प्रोवाइड करने की क्षमता इसकी बढ़ेगी, उतने ही एटीपीज अच्छे से वो प्रोड्यूस कर पाएगा, सिंथेसाइज कर पाएगा. इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए भी होते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो एन ऑर्गेनेल and it has its own DNA, okay, along with the ribosomes, and they again powerhouse का मतलब energy किससे आती? प्रोटीन से. तो proteins for cells are also important. Protein production, protein synthesis, that all takes place again over here, just along with endoplasmic reticulum. Here this is again just for that. Endoplasmic reticulum में तो rough endoplasmic reticulum will do that work. Smooth will do fat synthesis. ओके, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मैं बता रही हूँ, तो ये पावर हाउस है ऑफ द सेल. पावर हाउस यानी इससे जो एंजाइम है एटीपी, ये एटीपी ना, ये एटीपी है सेल के अंदर के दूसरे ऑर्गन्स को भी देता है, सेल के बाहर दूसरे सेल्स और ऑर्गन्स को प्रोवाइड करता है. मीन सेल टू सेल ऑल्सो एंड विद इन द सेल ऑल्सो. और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इट इज डबल लेयर्ड. बाहर कंटिन्यूअस है, स्मूथ, इंटरनली इसके अपने इन एंड आउट इंडेंटेशंस हैं, जो एक शेल्फ का आकार दिखता है ये. और इस शेल्फ के आकार में राइबोसोम्स अटैच्ड हैं. दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंड दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. ये एटीपी प्रोड्यूस करने में प्रोटीन्स मदद करते हैं. ठीक है, अब इसके साथ ये जो इंडेंटेशन है, इनका नाम है क्रिस्टे. इनका नाम है क्रिस्टे. जो अंदर ये फोल्ड्स है, इंडेंटेशन यानी फोल्ड्स, ये फोल्ड्स जो है इनका नाम क्रिस्टे है. और एक क्रिस्टे के बाजू में जो सब्सटेंस है जिसमें ये सेंटर्ड है, जिसमें ये प्लेस्ड है, जो ये फोल्ड्स रखे हुए, ये बाजू में जो लिक्विड सब्सटेंस है, उसको कहा जाता है मैट्रिक्स. ऑलराइट, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि बाहर का लेयर इस तरह कंटिन्यूस है, अंदर फोल्ड्स हैं, क्रिस्टे कहा जाता है. उनका आउटर लेयर और इनर क्रिस्टे के बीच में जो है वो मैट्रिक्स है. एंड देन यू हैव राइबोसोम्स along with DNA in the mitochondria. So these are the special things in mitochondrium that makes it a powerhouse of the cell, because all these structure as well as the proteins and DNA that it has, वो मदद करता है उसको ATP प्रोड्यूस करने में और दूसरे एंजाइमेटिक एक्शंस कंडक्ट करने में भी वो मदद करता है. Okay, so it is a small rod-shaped organelle bounded by membranes in and out. Outer membrane is smooth and outer membrane is smooth, and it basically holds all the contents of the mitochondria. Inner membrane is folded. Indentations are there like inward projections. Outward projections नहीं है, अंदर की तरफ सबके projections है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं है. अगर उसको ड्रॉ करना हो तो अंदर की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा. जहां अंदर एक फोल्ड होता है वहां उसके नीचे एक बेस होता है, फिर यहाँ फोल्ड है तो ऊपर एक बेस है, इस तरह से फोल्ड है अंदर की तरफ. दैट इज कॉल्ड क्रिस्टे. Cavity is filled with matrix and they contain their own DNA and ribosomes for many enzymatic actions. This all helps the mitochondria to function in
producing energy rich compound, that is ATP. ATP provides energy for all the living activities of the cells within and outside the cell. Okay, समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. ये सब कुछ हमने है ना 8th 9th probably 7 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं हम स्कूल में, तो ये तब के पोर्शंस है, ये कोई बहुत ये नहीं है कि मतलब डिफिकल्ट हो कि आप अगर कोई है तो पूछिएगा, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल बेसिक. नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. जैसे हमने आज पहला ऑर्गेनल पढ़ा था वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स एनिमल सेल और प्लांट सेल के लिए डिफरेंशिएटिंग पॉइंट फैक्टर था कि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, उसकी वजह से टर्जिडिटी है, रिजिडिटी है उस प्लांट सेल की. 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम होल्ड करता है. वैसे ही डिफरेंशिएटिंग फीचर ये प्लास्टिड है कि ये प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं है. ओके और प्लास्टिड्स, ये जो प्लास्टिड्स हैं ये 3 टाइप्स के हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. ये क्रोमोप्लास्ट इज अ pigment making cell. Pigment making cell means color giving cell, pigment of the cell. तो क्रोमोप्लास्ट कलर देता है सेल को, प्लांट सेल को येलो, ऑरेंज, और जब वो ग्रीन देता है ना तब उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है. तब वो एक ये टाइप होता है जो इसी में इंक्लूड हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में. और ल्यूकोप्लास्ट जो है, दिस इज बेसिकली इट डजंट हैव एनी कलर बट इट डज व्हाट इट्स फंक्शन इज, उसका काम है कि वो अपने अंदर वाटर, स्टार्च एंड आयंस ये सब स्टोर करके रखे प्लांट सेल के लिए. ठीक है, या ये 3 मेन टाइप्स आपको याद रखना है. तो प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. दे आर फाउंड इनसाइड प्लांट्स एंड सम algae. They are responsible for activities related to making and storing food. और ये फूड का काम कहाँ पे बेसिकली आ जाता है, जब क्लोरोप्लास्ट की बात होती है. ओके वो आगे हम देखेंगे कि उसमें फूड का कैसे वो मैनेज करता है. बाकी तो कलर गिविंग पिगमेंट है और यहाँ पर भी वो स्टोर करता है, और यहाँ पर भी वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर करता है वाटर, स्टार्च एंड आयंस. So we go ahead with plastids. ये इतना आपके लिए important नहीं है, just name wise you can remember them. Their function, their structure is not to be learned. Only these 3 pigments of plastids are to be known by all. Okay, is that clear? Hello. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Chromoplast. Chromoplast पे हम आए तो जैसे मैंने बताया था, plastids that produce and store pigments. डिफरेंट कलर्स जो होते हैं ना, कभी कभी प्लांट हमेशा ग्रीन नहीं, वो अपना अगर एक येलो कलर भी दिखा रहा है तो हाउ दैट इज प्रोड्यूस्ड. और दूसरे प्लांट जो है उसमें येलो कलर भी रहता है, कभी कोई वाइट रहते हैं, ऑरेंज रहते हैं. ऑल दोज कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट्स, नो, द रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट प्रोड्यूसिंग दिस, दैट पिगमेंट प्रोड्यूसिंग फैक्टर इज दिस काइंड ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट. एंड ये they are responsible for different colors that are found in leaves, roots, flowers and vegetables. जैसे कैरेट के लिए है कि वो रेडिश है या ऑरेंजिश है, मैंगो है, टोमेटो, whatever colorful thing you see in a plant, the responsible pigment producing factor is the chromoplast. That is the kind of plastid. Okay, and when it produces green pigment यानी chlorophyll. Okay, chlorophyll, and this chlorophyll is important for producing food. जब हम ग्रीन कलर देख रहे हैं तो वो ग्रीन कलर का काम है फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बिकॉज जब सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर, ये तीनों एंड अलोंग विद दैट ऑक्सीजन, ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये तीनों सारी चीजें एक साथ रहती हैं तो प्लांट अपना खाना बनाता है. और उस टाइम पे ही केवल उसे ओनली दैट इज द टाइम व्हेन इट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन. अदरवाइज plants also, for their own normal respiration, they take in oxygen and give out carbon dioxide.
So always remember, production of food for plants is possible only when there is sunlight availability in the presence of chlorophyll, water and carbon dioxide. Otherwise, plants during the night or when they have to breathe, वो हमेशा ऑक्सीजन ही लेंगे, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड. फूड प्रोडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर. ठीक है, तो ये तो प्लांट के लिए हम इसलिए इतना डिटेल में चले गए कि हम क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट देखने वाले हैं. द नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट के पहले क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट, if as you see, is a double membraned plastid, and it is found in most of the plant cells. They are spherical or disc shaped. Okay, spherical disc shaped. इनर मेम्ब्रेन है ये, आउटर मेम्ब्रेन है, और इनके दो एलिमेंट्स है जिसको हम बोलते हैं ग्राना एंड स्ट्रोमा. So we read over here, as you see, the two distinct regions, grana and stroma. Grana stacks like, यानी ये सिक्के की तरह एक के ऊपर एक रखा हुआ है. These are stack of thylakoid. ये enzyme है. Thylakoid is a flattened disc containing that enzyme, membrane bound, and they contain what? Enzyme, chlorophyll molecules. Chlorophyll molecules इसके अंदर है, जिसमें thylakoid में chlorophyll molecules है, जिसमें की photosynthesis होता है. ओके, और इनको ज्वाइन करने वाला ये, इनको they already joined like this, that is the thylakoid, and these are the stacks are called granum. और जिसमें ये सस्पेंडेड हैं, जिसमें ये फ्लोट कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम स्ट्रोमा. इसके डेप्थ में जाने का खाली आपको ये है कि केवल नाम याद रखिए इनका, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज दैट काइंड ऑफ प्लास्टिड which contain chlorophyll. Chloroplast means chlorophyll containing plastid, and that is important for production of food in plants. अब ये एंजाइम का काम क्या है प्रोडक्शन ऑफ फूड में? ये जो भी लाइट, सनलाइट प्लांट पे पड़ती है ना, उसको ये क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर जो क्लोरोफिल है, वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में. यानी आप अगर C6H12O6 प्लस वाटर, अगर इसका इक्वेशन बना के करोगे तो, नहीं सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, इनका अगर इक्वेशन बना करके कुछ इवेल्युएट करोगे तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है. अब इसमें जो कन्वर्जन हुआ है वो कौन सा कन्वर्जन हुआ है? केमिकल कन्वर्जन हुआ है, केमिकल कन्वर्जन. और वो किसके प्रेजेंस में हुआ है? सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ है. सनलाइट का वहां पे कैसा हो गया कन्वर्जन? बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल, दैट वो लाइट एनर्जी को उसने कन्वर्ट कर दिया इनटू केमिकल एनर्जी in the form of food. And this green provides color green to the leaves, stems and vegetables. So this is about chloroplast, the type of plastid, and this type of plastid, chloroplast, is again of the same group, basically chromoplast. खाली ये है कि ये green है, and that it includes all the color producing pigments for a plant. When you see कि अलग अलग color है, तो वहाँ chromoplast आपके दिमाग में आना चाहिए कि these are those plastids जो ये color दे रहे हैं, और green है तो chloroplast उसी का है वो सब group. Okay, next is leucoplast. Leucoplast कोई कलर नहीं देता है. It is colorless. It doesn't have to do anything with the color. उसका मेन फंक्शन है, जैसे क्लोरोप्लास्ट का है कि वो फूड प्रोडक्शन के लिए है, वैसे इसका है कि ये फूड जो प्रोड्यूस होता है थोड़ा स्टोर करने में मदद करता है. मोस्ट ऑफ द वाटर, स्टार्च एंड आयंस, ये सारा कुछ ये स्टोर करता है. सो दीज आर बेसिकली फाउंड इन फ्रूट्स, ट्यूबर्स एंड सीड्स. ओके, ल्यूकोप्लास्ट. समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? Yes, ma'am. कोई डिफिकल्टी? No, ma'am. ओके, तो आज हमने अभी किया है वैक्यूल्स, देन वी डिड योर प्लास्टिड वैक्यूल्स, फिर हमने किया है माइटोकॉन्ड्रिया, देन वी डिड
plastids. Okay, and in plastids we did 3 types. 1 minute. Yeah. Mitochondria, plastids में 3 types उसके. अब हम चल रहे हैं सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम इज अगेन अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. दैट इज, आगे बढ़ते हुए सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अगेन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस. यानी ये जो है सेंट्रोजोम, ये सेंट्रोजोम भी न्यूक्लियस के पास ही मिलता है, बहुत हमें करीब. क्यों? क्योंकि इसका अपना स्ट्रक्चर वैसा है और उसके अपने कंटेंट वैसे हैं, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लियस के साथ, और वो है फॉर सेल डिविजन. ओके, क्या होता है कि सेंट्रोजोम के 2 होते हैं सेंट्रियोल्स. इट हैज 2 मोर स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल्स. और सेंट्रियोल्स क्या है? सेंट्रियोल्स ये जो आप देख रहे हो डंडे जैसे हैं, दीज आर हॉलो ट्यूब्स. ओके, तो माइक्रो ट्यूब्स है और माइक्रो फिलामेंट्स है. तो दिस इज लाइक माइक्रो ट्यूब्यूल्स. माइक्रो ट्यूब्यूल्स, दे आर, 1 minute, they are this placed at right angle to each other. One is horizontal, the other one is vertical. ये उसका स्ट्रक्चर है. अब उसके अंदर जो है अपने फाइबर्स हैं, उसके इन सब ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है फाइबर्स हैं जो मूव करने में क्रोमोसोम्स को मदद करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन. कि न्यूक्लियस डिवीजन हो गया ना, तो जब वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो उसको फर्दर डिवाइड होने के लिए ये सेंट्रोजोम मदद करता है. केवल इतना ही नहीं, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये मदद एक चीज में और करता है, वो है इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. दैट्स इट अबाउट सेंट्रोजोम. ठीक है, क्लियर? Okay, ma'am. नेक्स्ट वी गो टू ए साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन यानी साइटोप्लाज्म का अपना स्केलेटन. साइटोप्लाज्म का अपना स्केलेटन, हम जानते हैं कि ऑर्गेनल्स है, अंदर ऑर्गन्स है, वो भी जहाँ जहाँ है वो भी एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं. स्पेशली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाए, गोल्गी अपैरेटस हो जाए, तो ये सब तो है ही. दे आर स्कैटर्ड इन सच अ वे, दे आर स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे कि वो खुद एक फ्रेमवर्क देते हैं. बट इनके अलावा जो और उसमें बारीक चीजें होती, जैसे हमारे में बॉडी में भी अगर बोन्स हैं, अगर बोनी फ्रेमवर्क है, तो उनके बीच में दौड़ने वाले जो ट्यूब्यूल्स है, उनके भी माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं. तो दे ऑल्सो काइंड ऑफ गिव सम काइंड ऑफ बल्ज इनसाइड, सम काइंड ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइंग वो ऑर्गन हो जाता है. वैसे ही साइटोस्केलेटन का मतलब ये कि उसका जो अपना शेप है, जो रिजिडिटी दिख रही है, ठीक है, फूड वैक्यूल से भी है और ऑर्गेनल से भी है, बट माइक्रो एलिमेंट्स भी रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स एंड माइक्रो फिलामेंट्स. तो ट्यूब्यूल्स जैसे एज द नेम सजेस्ट इज हॉलो ट्यूब्यूल, और दोनों प्रोटीन के ही एलिमेंट्स हैं. फिर से कि these are tubules that contain proteins. These are also filaments that are made up of protein. नाम केवल अलग है इनका. Microtubules are made up of protein called tubulin, and this microfilament, ये they are also made up of proteins that is called as actin. That is the only thing that you have to remember. Microtubules, microfilament, tubulin, actin. और ये क्या करता है, जैसे अगर स्केलेटन बोले तो हमारा बोन ना होता, तो हमारा स्ट्रक्चर ना होता, बॉडी का शेप ना होता उसका, बिल्कुल वैसे ही सेल के लिए वो स्ट्रक्चर दे रहा है, शेप दे रहा है सेल को, जिससे उसका शेप हम स्टडी करते हैं. और इसके साथ साथ वो स्ट्रेंथ भी देता है. जैसे हमारे बोन्स हैं, तो वो हमारे लिए केवल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क देने के लिए नहीं है, वो हमको मजबूती भी देती है, वो हमको स्ट्रेंथ भी देती है. बिल्कुल वैसे ही इसका भी है. रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सेल्यूलर मूवमेंट्स, यानी जो भी मेम्ब्रेन का काम है तो ठीक है, वो अपना कर रहे हैं, बट ये भी तो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ही है सारे ट्यूब्यूल्स. तो उसमें से भी बेसिकली सेल्यूलर मूवमेंट्स होते हैं, यानी
आयंस अंदर बाहर आना जाना, जो बोलते हैं ना ऑस्मोसिस हो रहा है, या जो भी चीज ट्रांसफर हो रही है, वाटर हुआ या दूसरे एलिमेंट्स हुए, वो इनके थ्रू भी होता है. दैट इज हाउ हम बोलते हैं ना कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन प्रोड्यूस किया तो उसने थोड़ा सा गोल्गी अपैरेटस को ट्रांसफर कर दिया जो स्टोर करता है, तो वहां तक भी पहुंचने के लिए क्या लगा होगा, यही है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स. ठीक है, क्लियर? ओके मैम. तो ऑर्गेनल्स में हमने आज वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, और उसके बाद अभी क्या कराया था? बोलिए. सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटन. वेरी गुड. ये कौन बोल रहे हैं? हया फातिमा मैम. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन लगता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते रहिए. ठीक है, जो जो चीजें हुई हैं उसके बाद अब हम आगे जा रहे हैं, और प्रोबेबली ये सब कंक्लूडिंग स्लाइड्स हैं. प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर के जो सेल होते हैं, जो यूनिसेल्यूलर यानी एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, उसे कहा जाता है यूकैरियोटिक. मोर देन वन सेल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है. प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेल्यूलर है, तो हमने तो देखा था कि उनके ऑर्गन्स के मेम्ब्रेन्स नहीं होते, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स. सो स्पेशली द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज नॉट डेवलप्ड, क्योंकि न्यूक्लियस का अपना कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं. क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो वैसे ही अंदर फैला पड़ा है. बाकी जो ग्रेन्स की तरह और डॉट्स की तरह दिखते हैं उसके अंदर, तो इट इज नॉट स्पेशली विजिबल कि क्लियरली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बिल्कुल नहीं है. वैसे न्यूक्लियस इज ऑल्सो नॉट डेवलप्ड. Nucleus not developed, there is no nuclear membrane around it. Only one chromosome is present. Membrane bound organelles तो है ही नहीं. इनका साइज होता है 0.5 to 5 माइक्रोमीटर, और ये एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्रूगीन एल्गे. यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स या ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स हम कह रहे हैं, तो डेफिनेटली हम जानते हैं चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, the nucleus is well developed. क्यों? बिकॉज न्यूक्लियस तो है, सेंटर में है, अच्छा खासा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. सेल के 3 मेन जो अपने स्ट्रक्चर रहते हैं हम जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. तो जब न्यूक्लियस कहते हैं हम डेवलप्ड है ना, तो दैट इज यूकैरियोटिक सेल. नॉट डेवलप्ड, प्रोकैरियोटिक सेल. एंड नॉट डेवलप्ड, तो वेयर इट इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्यूलर विथ 1 क्रोमोसोम, और 1 क्रोमोसोम के साथ साइज उसका 0.5 to 5 माइक्रोमीटर. एंड एग्जाम्पल्स, एंड डेफिनेटली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वो है एक पॉइंट. यहाँ पर भी हम जानते हैं डेफिनेटली मल्टी सेल्यूलर है, न्यूक्लियस डेवलप्ड है, प्रॉपरली मेम्ब्रेन्ड है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अंदर भी न्यूक्लियोलिस है, तो डेफिनेटली क्रोमैटिन नेटवर्क और उसके अंदर अच्छे खासे क्रोमोसोम्स उस सेल के प्रेजेंट रहते हैं. And the membranes are also, sorry, the organelles are also membrane bound. कि जितने भी organelles है ना एक दूसरे से साइटोप्लाज्म से भी अलग हैं और दिखते हैं कि they are encircled, they are bounded by certain membrane. Size ranges from 5 to 100 micrometer, and all organisms, other organisms, all multicellular organisms. तो ये डिफरेंशिएशन है ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. तो कभी ऐसे अगर रहा कि व्हाट इज अ यूकैरियोटिक सेल, तो द डेफिनेशन विल गो लाइक दिस: द सेल in a multicellular organism which has a well developed nucleus surrounded by a nuclear membrane. Also the other membranes of that cell are other organs of that membrane are अदर ऑर्गन्स ऑफ दैट सेल आर मेम्ब्रेन बाउंड, यानी उसके अंदर दूसरे जो ऑर्गन्स है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है. दैट इज अ यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल is found in unicellular organism where the nucleus is not developed, no nuclear membrane is seen, no nucleus is seen. Membranes है नहीं ऑर्गन्स के
अंदर जो सेल के ऑर्गेनल्स है उसके अगल बगल उसके बाउंड्री पे मेम्ब्रेन्स नहीं है. Okay, they are not membrane bound. Only one chromosome is present. That is prokaryotic cell. Got it? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Next is, as we know, we have been through this journey of cell with the differentiation of understanding कि animal cell कैसा है और plant cell कैसा है. Animal cell and plant cell, probably this is the concluding slide. Animal cell is usually small in size, plant cell large in size. क्यों? क्योंकि animal cell के अंदर बड़े बड़े vacuoles नहीं हैं जितना कि plant cells में. Plant cells में फिर बड़े बड़े plastids भी हैं. Okay, तो यहाँ पे cell is small in size, this is large in size. Cell wall absent, cell wall present. ये भी हमने देखा है. सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है. ये सेल वॉल किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज से. प्लास्टिड आर एब्सेंट क्योंकि इसको क्लोरोफिल का काम नहीं है, इसको कलर नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है उसको क्रोमोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट की, ल्यूकोप्लास्ट की. प्लास्टिड्स यहाँ है क्योंकि ये फूड भी स्टोर कर रहा है, कलर भी दे रहा है और साथ में फूड प्रोडक्शन भी कर रहा है. Vacuoles are smaller in size and less in number in animal cell. Vacuoles, food vacuoles इसमें जरूरी है, रिजर्व में फूड रखता है इसलिए लार्ज है और 50 to 90% सेल वॉल्यूम का इनका अपना वैक्यूल ही बना लेता है. इतने बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं. सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट. क्यों? क्योंकि इसका जर्मिनेशन होता है. ओके, इसका जो है कैसे होता है, दे फर्टिलाइज एंड दे जर्मिनेट फॉर देयर अदर व्हाट डू यू से ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन के लिए या ग्रोथ के लिए. यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे इनको प्रॉपर सेल डिवीजन होना जरूरी है. तो सेंट्रियोल्स का भी जरूरी है प्रेजेंट होना. और वो जो हम आगे पोर्शन में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा व्हाट इज दैट सेल डिवीजन. माइटोसिस एंड मियोसिस कहा जाता है उसे. ओके, ठीक है. तो ये डिफरेंशिएशन है एनिमल सेल और प्लांट सेल का. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. फास्ट नहीं हूं ना? No, ma'am. तो दिस वाज probably the concluding slide. या तो यहाँ तक हमारा पोर्शन सेल का कंप्लीट हो गया.